Good morning, students. I am Richa Dwivedi from BA 3rd SEM from RKG Educational College. So today we'll be discussing about a science topic which is from the syllabus of class 8th. So students, let's begin. So today we'll be discussing one of the most important natural phenomena which we actually see during rainy season. We actually feel and see it. So natural phenomena, what do we mean by natural phenomena? तो natural phenomena एक कोई सी भी घटना जो प्रकृति में घट रही हो उसे हम नेचुरल फेनोमेना कहेंगे। और जैसे कि अर्थक्वेक्स होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, इन सबको नेचुरल फेनोमेना कहते हैं। साइक्लोन्स, ये सारे नेचुरल फेनोमेना है। एक नेचुरल फेनोमेना जो हम अक्सर बारिश के मौसम में देखते हैं वो है बिजली का कड़कना, लाइटनिंग। सो हमें क्या आवाज आती है? पहले एक लाइनिंग दिखेगी, सिल्वर लाइनिंग जैसी दिखती है, एंड देन सडन उसके बाद एक बहुत जोर का आवाज आता है, एंड वी फील कि समवेयर फार फ्रॉम अस कहीं पे वो बिजली गिर गई है, जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, कहीं बिजली गिर गई। सो वो एक्चुअली क्या होता है, क्या साइंस है उसके पीछे, क्या रीजन है ये सब होने का और किस तरह होता है, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इस पिक्चर में हमने देख रहे हैं कि किस तरह से जब काले बादल होते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, या बारिश होने से जस्ट पहले बादल बिल्कुल काले होते हैं, तब हमें इस तरह की बिजली कड़कती है, तो इस तरह की रोशनी दिखती है, एक सिल्वर लाइनिंग से दिखती है, एंड कुछ देर बाद साउंड सुनाई देता है उसका, मतलब सेकेंड्स, लेकिन कुछ सेकेंड्स बाद ही सुनाई देता है। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। सो व्हाट इज नेचुरल फेनोमेना? अब नेचुरल फेनोमेना है लाइटनिंग, ये तो हम जान चुके, बट साइंटिफिकली किस तरह हम नेचुरल फेनोमेना को डिफाइन करते हैं ये भी देख लेते हैं। नेचुरल फेनोमेना एनी नेचुरली अकरिंग कैलामिटी और फिजिकल प्रोसेस, कोई भी नेचुरली होने वाली कैलामिटी या फिजिकल प्रोसेस, कैलामिटी यानी आपदा, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल फेनोमेना कहेंगे। टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना, जो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, उससे सब बर्बाद ही होता है, उसे वो कौन कौन सी है? लाइटनिंग, क्योंकि कई बार हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि कहीं पे बिजली गिर गई, वहां पे किसी का घर जल गया, कहीं पे पेड़ पे गिर गई, तो पेड़ की वजह से पूरी एरिया में पावर कट हो गया, तो कोई गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी पर अगर बिजली गिर गई तो सब जल गए, गाड़ी जलने लगी। अर्थक्वेक्स भी हम देखते हैं, नेचुरल कैलामिटी है। अर्थक्वेक से क्या होता है कि उससे भी काफी डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग के बारे में। सबसे पहले कुछ चीजें जो लाइटनिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको समझते हैं। वो छोटे छोटे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है लाइटनिंग के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। तो हम उसमें सबसे पहला टर्म आता है स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक चार्जेस मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है अपनी पिछली क्लासेस में, जिसमें हम अपने हेयर पे एक स्केल को रब करते हैं, और बिट्स ऑफ पेपर जो पड़े होते हैं डेस्क पे, उनके पास अगर उस स्केल को ले जाते हैं तुरंत, तो वो उस पे अट्रैक्ट होके चिपकने लगते हैं, पर कुछ देर बाद वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं। यानी कि अचानक से किसी चीज में चार्ज पैदा हो जाना कुछ देर के लिए, फॉर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, उसे हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। तो अब किस तरह से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है? एक तो प्रोसेस ऑफ रबिंग है, जो हमने देख रखा था, स्केल को अपने हेयर पे रब किया और उसके बाद बिट्स ऑफ पेपर पे लगाया, तो वो चार्ज की वजह से वो चिपकने लगा।
तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है? बॉडी कैन बी चार्ज बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। हमारी जब सर पे हमने स्केल रगड़ा अपने हेयर पे, तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज थोड़े से कुछ टाइम के लिए उस पे उस बॉडी को उसने चार्ज कर दिया। और इस या इंडक्शन के थ्रू भी चार्जिंग हो सकती है स्टैटिक। इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। तो रबिंग से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं। अब जैसे देखिए इन पिक्चर्स में दिख रहा है ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ से उसे जब हमने रब किया तो वो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो चार्जिंग बाय रबिंग किस प्रकार होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक गेट रब्ड विथ हेयर इट एक्वायर्स अ चार्ज। छोटा सा चार्ज इसमें भी आ जाएगा। सिमिलरली अ ग्लास रॉड गेट्स चार्ज्ड व्हेन रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। इसी तरह एक ग्लास रॉड भी जब उसे सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा। They get charged as they gain or lose electrons। चार्ज होने का मतलब है या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या तो लूज किए। That is why they can attract or repel the small pieces of paper depending on the type of the charge they carry। अब क्या होता है कि कई बार कुछ पेपर जो होते हैं अट्रैक्ट कई बार होते हैं, कई बार वो हम रब करते हैं उसके बाद वो रिपेल करते हैं, दूर जाने लगते हैं। यानी कई बार उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, कई बार नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स are the objects that carry a charge by means of rubbing or other processes। जो ऑब्जेक्ट रबिंग या अदर प्रोसेस से जिसे हम चार्ज करेंगे वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इस पिक्चर में 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए। एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी देखिए उसमें रेड और येलो बॉल्स बने हुए हैं और येलो बॉल्स शो कर रहे हैं नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स को, और जो रेड बॉल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। तो न्यूट्रल है यानी पेयर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कोई ये आपस में सबका पेयर बना हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ न्यूट्रल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट द सेकंड फिगर, इसमें एक येलो और रेड का पेयर है, ये एक पेयर है, 3 पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हैं, तो यानी ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, -2 है इसका चार्ज। और इस फिगर की बात करें तो इसमें 2 पेयर हैं और 3 रेड यानी 3 प्रोटॉन्स फ्री हैं, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, +3। अब इंटरैक्शन किस तरह का होता है? लाइक और अनलाइक चार्जेस। लाइक मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरैक्शन, अनलाइक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इंटरैक्शन कैसा होता है। तो हमने देखा कि स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, जिसमें हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में बाय रबिंग, बाय इंडक्शन। इस तरह से जब चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या टाइप ऑफ चार्जेस इट कैरी, वो उस टाइप का चार्ज गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो अगर 2 पॉजिटिवली चार्जेस और 2 नेगेटिव चार्जेस किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ये देखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, यानी 2 सेम टाइप के चार्जेस, जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सेम पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, उसी तरह चार्जेस में होता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये दोनों आपस में हमेशा खुद एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी जब हमने स्केल को रब किया अपने हेयर पे, तो आइदर स्केल बिकेम पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन द पेपर मस्ट बी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी वो स्केल पर आकर
चिपक जाता है, अट्रैक्ट होता है। अगर स्केल पॉजिटिव चार्ज हुआ और पेपर पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो नेगेटिव चार्ज है वो भी एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करेंगे। Next, convention of positive and negative charges. It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. एक ग्लास रॉड पे सिल्क क्लॉथ से जब हम रब करते हैं तो उसे हम उस चार्ज को पॉजिटिव कहते हैं। और नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का ट्रांसफर किस तरह होता है, मतलब हमने रब किया उस ग्लास रॉड को और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो किस तरह वो ट्रांसफर हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं हम। चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू गुड कंडक्टर्स मेटल्स टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। चार्ज तभी ट्रांसफर होगा जब वो गुड कंडक्टर्स के बीच में डील कर रहा होगा। दैट मीन्स जब कोई मेटल अनदर कंडक्टिंग मटेरियल पे रब किया जाएगा, मतलब एक चार्ज्ड बॉडी ही दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकती है, जो वो दूसरी बॉडी का भी कंडक्टिंग मटेरियल होना बहुत जरूरी है। यानी जो नॉन मेटल्स होंगे उनमें चार्ज ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। The charge transfer is due to the movement of the electron from one atom to another. एक एटम से दूसरे एटम तक जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर होता है। और डिस्चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट्स लूज देयर चार्ज बाय ट्रांसफर दे आर नोन एज डिस्चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज ट्रांसफर कर देता है और अपना चार्ज खो देता है, लूज कर देता है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं ये दो एटम शो किए हैं। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये स्टेबल, ये फुल हो, ये चार्ज हो गया और ये डिस्चार्ज हो गया। और बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये चार्ज था, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये डिस्चार्ज था, इसमें 3 थे। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें एक और आ गया, तो ये चार्ज बॉडी बन गया और ये डिस्चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो किस बॉडी पे कौन सा चार्ज है या चार्ज है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप, एक डिवाइस है, उसका यूज करते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। ये ग्लास कंटेनर, उसके अंदर उसके ऊपर एक मेटल प्लेट होती है जो कनेक्टेड होती है गोल्ड फॉयल लीफ से। सो जब कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट उसके पास में लाते हैं तो जस्ट ये मेटल प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि ये गोल्ड फॉयल लीव्स हम जानते हैं कि उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाया जाएगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो हम ये समझ सकते हैं, हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो वो उससे दूर जाएगा, और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो फिर वो उसमें कोई भी ना रिपल्सन होगा ना अट्रैक्शन होगा। So this is the basic methodology of an electroscope. Now, अब हमने घर में सुना होगा अर्थिंग। अगर आपने पापा लोगों को या घर वालों को बात करते हुए सुना होगा, कभी कभी अर्थिंग में प्रॉब्लम आ गई है, या फिर जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन करवा रहे होते, पूरे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन करवा रहे होते हैं, तो अर्थिंग होनी चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर है, अर्थिंग जरूर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज अर्थिंग? होती क्या है ये अर्थिंग? तो अर्थिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को जब हम अर्थ यानी धरती में भेज रहे होते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज अर्थिंग। अब ये हाउस होल्ड में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। जैसे ये करंट सप्लाई है, मेन करंट सप्लाई है, लाइव वायर, जहाँ मेन सप्लाई से हमारे घर में लाइव वायर के थ्रू सप्लाई आता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये कनेक्शन हर जगह, हर रूम में या हर स्विच में कनेक्शन होता है।
यहाँ से सीधे लाइव वायर के थ्रू करंट सप्लाई आया और इस सप्लाई से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और हर जगह सप्लाई गया। अब अगर इस वायर में चार्ज ज्यादा या कम कुछ भी होता है तो ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हमारी असर करेगा। तो अगर हम इस प्लेस पे एक न्यूट्रल वायर जो कि अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, वायर फ्रॉम न्यूट्रल टू अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो जो ज्यादा चार्ज होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा, वो हमेशा अर्थ में जा करके न्यूट्रल हो जाया करेगा। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बच जाएंगे। सो अर्थिंग का यूज हम घर के कनेक्शन में करते हैं चार्ज को, एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। So now we came to the topic lightning. Lightning होती क्या है? तो during thunderstorms, air currents move upwards. क्या होता है जब तूफान, बारिश के टाइम पे जब तूफान आती है तो एयर करंट जो होते हैं वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स, और ऊपर से बादल से बारिश हो रहा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रहा होता है। दिस कॉजेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। इसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है आप क्लाउड्स के बीच में और क्लाउड्स और धरती, अर्थ के बीच में। When the magnitude of charges increases, जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा चार्ज का, एयर नॉर्मली अ बैड कंडक्टर, एयर जो कि नॉर्मली बैड कंडक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर में मोस्टली नॉन मेटल्स रहते हैं, तो वो सब बैड कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट करने लगेंगे जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एंड वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग, एंड दिस फ्लो ऑफ चार्जेस accompanied by bright streaks of light and sound। यानी यहाँ क्या हुआ कि क्लाउड्स जो ऑलरेडी चार्ज्ड हैं और एयर करंट जो अर्थ से स्काई की तरफ अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज क्लाउड और अर्थ के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से एयर जो बैड कंडक्टर है वो भी गुड कंडक्टर बनके और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर देता है। यानी जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स हैं उससे धरती की तरफ इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, एक फ्लो जनरेट हो जाता है चार्जेस का। और दिस इज द मेन कॉज ऑफ लाइटनिंग। और लाइटिंग किस तरह से हम देखते हैं, ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट और साउंड, इन दोनों के साथ बिजली को हम देख पाते हैं। बिजली कड़कती है यानी साउंड जनरेट करती है, और चमकती भी है, स्ट्रीक्स ऑफ लाइट भी देखा जाता है उसमें। अब इससे समझते हैं, जो सबसे ऊपर क्लाउड्स होते हैं जिनमें वाटर ड्रॉपलेट्स कम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब वो धीरे 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 कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स में नेगेटिवली चार्ज हो गए, हवा ऊपर जा रही है, पानी नीचे आ रहा है, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर बन गया। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो ये अर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा और ये हमें बिजली कड़कने की तरह दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस तरह होता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यानी जो सेपरेशन हमने पिछली स्लाइड में देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स ऊपर हो गए, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स नीचे हो गए, इस सेपरेशन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये अगर एक सिंगल क्लाउड की बात करें, डिस्चार्ज विद इन द क्लाउड बिटवीन नेगेटिव बेस एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैवी होते हैं तो हमने देखा कि वो नीचे की तरफ रहेंगे, पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब ये नीचे की तरफ रहेंगे तो डिस्चार्ज बिटवीन द नेगेटिव बेस ऑफ अ क्लाउड
बेस ऑफ अ क्लाउड एंड द पॉजिटिव ग्राउंड, ग्राउंड जो है वो पॉजिटिव है, इसकी तरफ डिस्चार्ज होगा चार्ज का, फ्लो ऑफ चार्ज होगा इसकी तरफ, और वो फ्लो ऑफ चार्ज लाइटनिंग की तरह दिखता है। और अगर इन दो क्लाउड्स की बात करें तो इस क्लाउड का ऊपर का हिस्सा जो पॉजिटिवली चार्ज है और इस क्लाउड का हिस्सा जो नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में भी आपस में भी फ्लो ऑफ चार्ज होगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में, और इस फ्लो ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सो बिजली यहाँ भी कड़क रही है और चमक रही है, और बिजली यहाँ भी दिखेगी और चमकेगी और कड़केगी। सो अब लाइटनिंग इससे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो हम जान गए कि किसी बिल्डिंग पे चली जाए तो जल सकती है, पेड़ पौधे, कई बार फॉरेस्ट फायर का बहुत बड़ा रीजन होता है लाइटनिंग। तो किस तरह से हमें सेफ्टी, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लाइटनिंग से सेफ्टी हमें मिल सके। तो आउटसाइड द हाउस, अगर हम घर के बाहर हैं जिस वक्त लाइटनिंग हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फाइंड अ सेफ प्लेस और शेल्टर अंडर स्मॉल ट्रीज। हमें छोटे पौधों के पास, छोटे पेड़ जो होते हैं उनके पास प्लेस अपना, वहां पे उसके आड़ में छुप जाना चाहिए कुछ देर के लिए जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। या अगर इफ इनसाइड अ कार और व्हीकल, स्टे इनसाइड विथ डोर्स एंड विंडोज शट। अगर गाड़ी या किसी व्हीकल के अंदर है तो डोर और विंडो को शट कर देना चाहिए और उसके अंदर ही रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम मेटल पोल्स, जो लोहे के पोल्स होते हैं उनसे दूर होना चाहिए। मेटल के पोल्स जो होते हैं, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी फ्लो ऑफ चार्ज टुवर्ड्स अर्थ होगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो मेटल पोल के थ्रू हो जाए, तो जिसकी वजह से अगर आप मेटल पोल के पास में रहेंगे तो आपको हार्म पहुंच सकता है। डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लेटे मत रहिए। इंस्टीड क्राउच विथ योर हेड इन बिटवीन योर हैंड्स, और एक ऐसा पोजीशन बना लीजिए जो अपने हाथ के बीच में अपने सर को क्राउच कर लीजिए आप। देन इनसाइड द हाउस, अगर आप घर के अंदर है, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। हमेशा कहा जाता है कि अभी बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, तो टीवी बंद कर दो, वायर से दूर रहो, स्विच बोर्ड से दूर रहो। उस वक्त अवॉइड बाथिंग, नहाना अवॉइड करना चाहिए। अनप्लग, क्योंकि वाटर अगेन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अनप्लग कर देना चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि जब बिजली फ्लो ऑफ चार्ज होगा टुवर्ड्स अर्थ तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नुकसान पहुंचाए। अब लाइटनिंग कंडक्टर, इस लाइटनिंग से बचने के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, हमने देखा है कि उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार लाइटनिंग की वजह से उनमें वो डिस्ट्रॉय हो जाएं या उनका कुछ हिस्सा खराब हो जाए। तो उससे बचाने के लिए, या जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या फिर ये जो बड़े बड़े सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पोल्स होते हैं, तो क्या किया जाता है एक्चुअली? लाइटनिंग कंडक्टर की यूज से उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। Lightning conductors help to protect buildings during lightning. They consist of a metal rod that is taller than the building, which is installed within the walls during construction. They run all the way to the earth and act as a direct passage for electric discharge during lightning. अब हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। होता क्या, जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तभी उस बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा, मतलब उस बिल्डिंग की वॉल से, उनकी हाइट से बड़ा एक, उससे ऊंचा एक रॉड, मेटल रॉड हम इंस्टॉल कर देते हैं वॉल्स के बीचों बीच, और उस, आप देख सकते हैं एक पैसेज क्रिएट किया गया है, वो सीधे अर्थ के नीचे क्रोज फुट अर्थ लेड, यहाँ पे एक क्रो फुट जैसा डिग करके अर्थ के नीचे दे देते हैं, ताकि ये डायरेक्ट पैसेज बन जाए लाइटनिंग यानी फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। अगर लाइटनिंग यहाँ स्ट्राइक करेगी इस बिल्डिंग को तो वो
चूंकि मेटल रॉड इस बिल्डिंग से भी ऊंचा है, तो जब लाइटनिंग इधर आएगी तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जहां पे गुड कंडक्टर होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो वो आकर के सीधे इस रॉड को हिट करेगी और इससे उसे डायरेक्ट पैसेज मिल जाएगा, जिससे वो अर्थ में चली जाएगी विदाउट अफेक्टिंग और हार्मिंग दिस बिल्डिंग. दिस इज द वे which we use lightning conductors to protect our tall buildings and structures. So students, I hope आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. And let's summarize कि आज हम लोगों ने क्या क्या समझा. हमने सबसे पहले नेचुरल फेनोमेना समझा, जिसमें उसका साइंटिफिक डेफिनेशन हमने समझा कि नेचुरल फेनोमेना क्या होता है. कोई भी नेचुरली अकरिंग फिजिकल प्रोसेस और कैलामिटी, उसे हम नेचुरल फेनोमेना कहते हैं. स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक चार्जेस वो चार्जेस जिसे हम रबिंग या फिर शॉर्ट इफेक्ट के लिए चार्ज बाय इंडक्शन करके एक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में इंड्यूस कर देते हैं, उसे हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं. चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें गेन या लूज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है. और इंटरैक्शन बिटवीन लाइक एंड अनलाइक चार्जेस क्या होता है? लाइक चार्जेस ऑलवेज विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट. कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होता है कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो we'll always say that it is positively charged. Then electroscope is the device that is used to detect charge on any object. Earthing is the method by which we protect our electrical appliances and circuits and electrical supply in our household. इससे हम क्या करते हैं, जो excess charge अगर जनरेट होता है बाय एनी एक्सीडेंट और बाय एनी केस, तो वो न्यूट्रल वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है. एंड लाइटनिंग क्या होता है? हमने देखा कि किस तरह अमंग द क्लाउड्स एंड इन बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ किस तरह फ्लो ऑफ चार्ज होता है और किस कंडीशन में होता है. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन negatively charged cloud and earth, in between the flow of electricity is the electric discharge. लाइटनिंग सेफ्टी किस तरह हम कर सकते हैं? हम घर के अंदर रहेंगे तो खुद क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अनप्लग कर देंगे, बेदिंग नहीं करेंगे. और घर के बाहर हैं तो हम कोशिश करेंगे कि छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर ले ले. अगर गाड़ी के अंदर है तो खिड़की दरवाजे बंद करके उसके अंदर ही रहेंगे. हम ग्राउंड पे हैं तो लेटेंगे नहीं, हम अपने हाथों के बीच में अपने सर को रख करके फोल्ड करके झुके रहेंगे. और लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जिससे हम टॉल बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर को लाइटनिंग से सेव करते हैं. लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटालिक रॉड होता है जो बिल्डिंग्स के ऊपर, बिल्डिंग्स की हाइट के से ज्यादा हाइट का होता है, बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दिया जाता है. और जब लाइटनिंग अकर्स तो फिर वो मेटल रॉड के थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज सीधे एक डायरेक्ट पैसेज मिलता है और वो अर्थ में चली जाती है. So this is all which we discussed today in the class. Hope you liked it. So that's all for today. Thank you, students.